स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन भी कर रहे हैं और एक एक क्लास को चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो आप अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ तक कि आप हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आगे आने वाले दिनों में आपके कौन कौन क्लास यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। जैसे कि सुबह में आपका जीएसजी के जिसमें कि प्रैक्टिस सेट सुबह 6 बजे लेकर आते हैं सतीश सर। उसके बाद रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो कि 7 बजे लेकर आते हैं आपके योगेश सर। और उसके बाद मैथमेटिक्स दीपक सर लेकर आते हैं 8 बजे। और उसके बाद स्पेशल हिंदी आपके प्रैक्टिस सेट आपके जयशंकर सर लेकर आते हैं। और ये टोटल बेस है जीडी के लिए स्पेशल चलाए जा रहे हैं। जैसे आपको अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो गए बैचेज, जो कि एक एक क्वेश्चन चाहे वो को मैथ का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का, जीएसजी के, टोटल आपके प्रीवियस बेस के पेपर पे ही बताए जा रहे हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप खासकर ये मत केयर करिए कि अभी आपने जस्ट पेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगी कि पेट का पेपर उतना अच्छा था नहीं, बट उसको अभी माइंड करिए क्योंकि उसके बाद एक एग्ज़ाम नहीं है, ढेर सारे एग्ज़ाम है। उसे छोड़कर ठीक है आगे बढ़िए। उसके बाद क्या करना उस पर सोचिए और विचार करिए, ओके। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके जीडी के या फिर कई वैकेंसी आनी है, आप उस पर फोकस करिए अभी, ओके। हाँ, और ये जो भी बैचेज चलाए जा रहे हैं बहुत ही सब अच्छे से डिज़ाइन मेहनत और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। उसके बाद शाम का आपका इंग्लिश चलता है चैप्टर वाइज, जो कि हम खुद लेकर आते हैं 7 बजे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स जल्दी आपका शुरू होने वाला है, वो भी चैप्टर वाइज, ओके। उसके बाद अब चलते हैं अपने टॉपिक पर कि अभी तक हम नाउंस प्रोनाउंस चैप्टर को कंप्लीट किया है, वो आप देख भी रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि नाउंस और प्रोनाउंस चैप्टर बताया गया है। और आपके जो भी एग्ज़ाम के मॉडल्स हैं, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल है बेस टू हाई बताया गया है। और आपको जो टेक्निक यहाँ पर बताया जाए बहुत ही सिंपल तरीके से और टाइप के साथ साथ ट्रिक्स भी बताया जाए, जिससे कि आपको लेस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सके। इसलिए अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर ट्यून कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर आने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। तो अभी तक हमने नाउंस और प्रोनाउन देख लिया अच्छे तरीके से। अब हम उसके बाद वर्ब देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेकेंड्स आपका क्लास हो चुका है। ये आपका तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा क्या, प्राइमरी वर्ब में बी का फॉर्म देखा था। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था हैज़ हैव हैड का फॉर्म देखा था, ओके। फिर उसके बाद हमने मॉडल एक्सिव वर्ब देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कन्फ्यूजिंग मेन वर्ब। इसमें क्या होते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से मैक्सिमम आते हैं। जो रेगुलर वर्ब आते हैं जिसमें आपका ईडी जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक मैं देता हूँ ये सामने, जैसे यही हो गया आपका अब्यूज, ओके। इसमें मैं क्या कह दिया, ईडी जोड़ दिया। कुछ और मान लेते हैं रेगुलर वर्ब है ना, पहले बता देते हैं रेगुलर वर्ब, ओके, क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, अभी तक हम यहाँ पर 2 वर्ब बताए थे और 2 वर्ब में से रेगुलर वर्ब हम वो पढ़ते हैं जिसमें कि ईडी जुड़ा रहता है, ओके। क्लियरिटी लिखने के लिए मैं यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर लिख दिया हूँ। रेगुलर वर्ब में वे वर्ड आते हैं, वे वर्ब आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ईडी लगाकर काम करते हैं। राइज्ड हो गया, ओके। उसके बाद आपका एब्यूज का एब्यूज्ड हो गया। ऐसे कई ऐसे वर्ड मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं यही समझिए कि रेगुलर वही होते हैं जिसमें आपका ईडी जुड़ा रहता है। क्या होता है, ईडी लगा रहता है। और इरेगुलर में कुछ भी दे सकता है आपका, क्या होता है, कुछ भी दे सकता है आपका। जैसे कि बिड लेते हैं, बिड का बिड हो जाता है। 3 फॉर्म कभी एक साथ हो सकता है, कोई 2 फॉर्म एक जैसा हो सकता है, ओके। और कभी कभी तो
आपको पहला, दूसरा और तीसरा मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों भी आपका डिफरेंट टोटल होता है। तो यही आपके क्या है, कन्फ्यूजिंग मेन वर्ब होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि वी गेट कन्फ्यूज इन फॉर्म्स एंड सर्टेन वर्ब्स लाइक वी कॉल इट होमोफोन्स। इसे हम होमोफोन का भी नाम दे सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर है इरेगुलर वर्ब में ये कि आपका यहाँ पर दिया गया जो आपका एडॉप्ट, ओके। एडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपनाना होता है। क्या होता है, अपनाना। जैसे टू लीगल टेक की एज वन चाइल्ड, किसी बच्चे को अगर हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, गोद, जिसे बोलते हैं हिंदी में गोद लेना। टू टेक अप एंड प्रैक्टिस, जिसे हम बोल सकते हैं अपनाना। इसका मतलब टू टेक अप एंड प्रैक्टिस का मतलब अपनाना, और इसका मतलब गोद लेना। मान लीजिए जैसे कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं थे, तो वो क्या करते हैं, एडॉप्ट, ठीक है, एडॉप्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, ओके। तो वही चीज़ होता है आपका क्या, वहाँ पर उसे बोलते हैं हम गोद लेना, ओके। तो पहला तो ये हो गया, इसका मतलब गोद लेना। सेकेंड आपका है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना या फिर ढाल लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ढालना, ओके, या फिर अपने आप को अनुकूलित है। कैसे, जैसे टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे कि मान लीजिए मछलियाँ हैं, जैसे वो क्या करते हैं, अपने आप को जैसे मौसम होता है अपने आप को ढाल लेती है, वैसे मानव भी होते हैं। जैसे कि अगर आपका बरसात चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैसे ही चल देते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। अगर ठंडी अभी चल रहा है अभी जस्ट, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो ये हम अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। जैसे वेदर हमारा चेंज होता है, सीजन हमारा चेंज होता है, वैसे हम क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीजन। वैसे ही आपके क्या होते हैं, प्रत्येक आपके क्या होता है प्राणी ऐसे ही करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एडेप्ट मतलब ढालना। उसके बाद होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है निपुण। इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ, निपुण या फिर कुशल बोल सकते हैं हम लोग, निपुण या फिर कुशल, जिसे हम बोल सकते हैं। और क्या एक वर्ड, स्किल, ओके, क्या बोल सकते हैं, स्किल बोल सकते हैं। तो तीन वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिला, जिसका आपकी कंफ्यूजिंग मेन वर्ब है, और इसे हम इरेगुलर भी बोलते हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एडॉप्ट मतलब अपनाना, एडेप्ट ढालना, एडेप्ट निपुण या फिर कुशल होता है। तो तीन वर्ब देखा है, और इसी के बेस में मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर डिज़ाइन किया है, कुछ बताया है, वो देख लेते हैं आखिर उसका मतलब क्या होता है। जैसे कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ द सर्टेन वर्ब, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर, बीड हो गया। बीड का अगर तीनों फॉर्म एक साथ है, जैसे बीड बीट बीट, फिर सुनिए बीट बीट बीट, तीनों अगर फॉर्म एक जैसा आए, इसका मतलब समझ लिया क्या हो जाएगा, बोली लगाना। क्या हो जाएगा, बोली लगाना, इसका मतलब होगा। याद रखिएगा, जब आपका बी आई डी तीनों एक फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक जैसे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी बोली लगाना होता है। अगर मान लीजिए बीट बेड और बीडन हो जाए, फिर सुन लीजिए बीट बेड और बीडन हो जाए, तो ऐसे केस में इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आदेश देना। क्या हो जाएगा, आदेश देना, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद इसका और अर्थ होता है क्या, अभिवादन करना भी होता है इसका हिंदी अर्थ। क्या होता है, अभिवादन करना भी इसका हिंदी अर्थ होता है, ओके। क्या क्या देखिए, बीट 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 तीन फॉर्म एक जैसा हो जाएगा, तो इसका हिंदी अर्थ बोली लगाना। बीट बेट और बीडिन ऐसा केस आए तो समझिए उसका हिंदी अर्थ आदेश देना या फिर अभिवादन करना होता है, ओके। फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। सेकेंड इसमें में दिया आपका हैंग, हैंग होंग और हैंग, इसका मतलब होता है टांगना। क्या होता है, टांगना इसका अर्थ होता है। इसका हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, टांगना या फिर लटकाना, जिसे बोल सकते हैं हम लोग, लटकाना, टांगना या फिर लटकाना, किसका, हैंग का, इसमें हंग हैंग हैंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे अगर वाय हैंग हैंग्ड और हैंग दे जाए, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर फांसी देना होता है। क्या होता है, फांसी देना होता है। कब, जब केस ऐसा है हैंग हैंग्ड हैंग्ड, जब कभी कभी किसी कैदी को प्रिजन, ठीक है, उनको फांसी दी जाती है, तो वहां पर हम हैंग्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैंग्ड बोलेंगे, फांसी उसको दी गई। हम हंग नहीं करेंगे, वहां पर हंग का मतलब लटकाना होता है, टांगना होता है। जैसे किसी पिक्चर को अगर हम मतलब तस्वीर को अगर किसी को हम टांगते हैं या फिर कहीं पर दीवार पर लगाते हैं, तो वहां पर हंग बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, हंग बोलेंगे। अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो वहां पर हैंग्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैंग। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यही आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पर है लाए,
लाइड और लाइड। लाइड का मतलब होता है यहाँ पर आपका झूठ बोलना। क्या होता है यहाँ पर आपका? झूठ बोलना होता है। क्या होता है? झूठ बोलना होता है। ओके, कब? लाई, लाइट और लाइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और दिया है लाई, ले और लेन का मतलब होता है लेटना। इसका मतलब होता है, क्या होता है? लेटना होता है। एक मिनट, लेटना, लेटना क्या होता है? लेटना होता है। किसका? लाई, ले और लेन का मतलब। लाई, ले और लेन का मतलब लेटना होता है। ओके, या फिर लिख सकते हैं इसका मतलब एक और होता है पड़ा रहना या फिर पड़ा होना। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ले का मतलब समझते हैं, ले, लेट और लेट। इसका मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। जब कोई मुर्गी अंडा देती है उस केस में हम बोल सकते हैं अंडे देने की बात कहें, तब हम उस केस में क्या कर सकते हैं? देने के अर्थ में। और इतना होता है क्षैतिज भी रखना भी होता है इसका हिंदी अर्थ। क्या होता है? क्षैतिज रखना भी होता है। किसका? ले, लैट, लेट। कभी कभी हमने देखा होगा ग्रेडी ओ मैन की कहानी अगर सुना होगा तो उसमें अच्छे तरीके से पहचान, वहाँ पर लैड शब्द आया था और उस लैड शब्द का मतलब होता है अंडा देना होता है। क्या होता है? अंडा देने से मतलब है। ठीक है, देने का मतलब वहाँ पर वो लगाएंगे, गिव नहीं लगाएंगे हम। कहाँ पर? जहाँ पर मुर्गी अंडे देने की बात करें वहाँ पर। ओके, तो 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, वर्ब है फाल, फेल और फॉले। इसका मतलब होता है गिरना। क्या होता है इसका मतलब? गिरना होता है। फाल, फेल और फॉलेन। ओके, तीनों का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिरना होता है। एक यहाँ पर होता है फेल, फेल्ड और फेल्ड हो गया। इसका मतलब होता है पीस। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पर गिराना होता है। क्या होता है? गिराना होता है। कब? एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़े से वर्ड मीनिंग का मतलब कि थोड़ा सा अंतर है फाल और फेल में। फाल एफ ए डबल एल, फेल एफ ई डबल एल। अगर एफ ई डबल एल आ गया तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? गिराना। क्या होता है? गिराना। अगर एफ ए डबल आ गया तो उसको बोलेंगे गिरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरना। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, यही आपको याद रखना है। ओके, चलिए 5 में देखते हैं। यहाँ पर अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर ज़रूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आए फिर भी आप कमेंट करिए कि सर नहीं समझ आए, फिर से बताइए, तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर शांत रहेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इस प्लीज़ ज़रूर ज़रूर आप क्या करेंगे? कमेंट करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्राइंड का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना होता है। क्या होता है यहाँ पर? पीसना होता है। क्या होता है यहाँ पर? पीसना होता है। ओके, अब उसके बाद ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है? उतारना। क्या होता है? उतारना। क्या होता है? उतारना। कहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल होता है? जब कोई फ्लाइट या हवाई जहाज को आपातकालीन पर इमरजेंसी जब हो जाता है, कभी कभी नहीं पता होता कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी है, तो सभी फ्लाइट को, जितने एरोप्लेन से सबको क्या ग्राउंडेड किया जाता है, जमीन पर वहीं पर रख दिया जाता है। ओके, और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और यहाँ पर ग्राउंड्स। एक चीज़ होता है आपका फ्लोर, एक होता है आपका ग्राउंड्स। इसमें थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अंतर है यहाँ पर? ध्यान सुनिएगा। फ्लोर का मतलब यहाँ पर आपका फर्श से है। क्या है? फर्श। इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी वही फर्श है, लेकिन अंतर क्या है वो ध्यान सुनिएगा। फ्लोर वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब आप कभी कभी कोई टेबल ही मान लीजिए, चार, ठीक है, टेबल हो और वहां पर ऐसे ऐसे हो चार किनारा, और टेबल के नीचे का जो ये फर्श नहीं, तो मतलब सीधी सी बात है कमरे के अंदर का जो जमीन या फिर हिस्सा होता है, खाली स्थान, मतलब फ्लोर नहीं होता नीचे का जमीन, उसी को यहाँ पर फ्लोर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं फर्श। क्या बोलते हैं? फर्श वहाँ पर बोलेंगे। अब वही अगर ठीक सामने आपके डोर के मतलब बाहर जो एरिया थे, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर के जितने भी होते हैं एरिया, खाली स्थान को, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पर इसका, इस ग्राउंड का मतलब यहाँ पर क्या है? आपका उतारना होता है। क्या होता है? आपका उतारना। ओके, चलिए 6 देखते हैं। राइस, रोज, रिजर। इसका मतलब सीधी सी बात है आपको क्या होता है? उठना। ठीक है, क्या होता है? उठना। रेज मतलब यहाँ पर उठाना होता है। क्या होता है? उठाना होता है। क्या होता है? उठाना होता है। ओके,
चलिए, इसके बाद आता है रेज हो गया। अब एक आता है रेज, RAZE। रेज का मतलब होता है गिराना। क्या होता है यहाँ पर? गिराना इसका मतलब होता है। क्या होता है? गिराना इसका मतलब किसका? रेज का। RAZE किसका मतलब? रेज का। RAZE रेज का मतलब गिराना या फिर ध्वस्त करना होता है। ओके। और RAISE इसका रेज का मतलब होता है उठाना होता है। क्या होता है? उठाना होता है। ओके। क्या होता है आपका? उठाना होता है कि रेज योर हैंड्स, नहीं कहते सब लोग, तो वही इस केस में बोलेंगे रेज का मीनिंग RAISE। रेज का मतलब उठाना और रेज मतलब गिराना होता है। ओके। 6 में आपका भी कंप्लीट। 7 यहाँ पर आपको जो दिया गया है फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोर्स, इसका मतलब उड़ना होता है। क्या होता है आपका? उड़ना होता है। ओके। उसके बाद आता है उसके बाद फ्लो, फ्लोट, फ्लोट। ओके। इसका मतलब होता है आपका फ्लो, फ्लो, फ्लो मतलब बहना, जैसे हवा नहीं तो ब्लो द, फ्लो द एयर बोल सकते हैं, फ्लो द रिवर बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है? बहना होता है। क्या होता है? बहना होता है। अब उसके बाद 8 में आपका फाइंड्स, फाइंड, फाइंड, फाइंड मतलब जानते जाते तरीके से क्या होता है? पाना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब पाना होता है। किसका? फाइंड का, पाना होता है। ओके। फाउंडेड, इसका मतलब भी सेम तरीका है। फाउंडेड एक चीज याद रखिएगा, एक तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा न्यू या फिर पाना, लेकिन मैक्सिमम अगर फाउंडेड की बात कहा जाए, फिर सुन लीजिए, फाउंडेड की बात कहा जाए तो वहां पर हम नींव रखना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नींव रखना भी बोलते हैं कि किस चीज का फाउंडेशन है। फाउंड से बना आपका फाउंडेशन, चीज क्या बना है? फाउंड से ही बना आपका क्या? फाउंडेशन। इसलिए याद रखिएगा जहाँ पे फाउंड शब्द सुनिएगा वहां पर नींव रखने से मतलब। ओके। अब आते हैं 9 क्वेश्चन। यहाँ पर बेयर है, बियर में लिखिएगा बेयर, बेयर, बोर्न और बोर्ड, इसका मतलब सीधी से जानते हैं आपका क्या? पैदा करना। क्या होता है? पैदा करना या फिर जन्म लेने जिसे बोल सकते हैं। अब बियर, बियर, बोर, बोन्स, इसका मतलब होता है आपका बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या? सहन करना। क्या बोल सकते हैं? सहन करना भी बोल सकते हैं। किसका? बियर, बोर, बर्न का इसका अर्थ। ओके। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखे कि जो आपके इरेगुलर्स वर्ब वाले थे उन्हीं को यहाँ पर आपको बताया गया और उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, वही आपको यहाँ पर बताया जाए। अभी तक हमने क्या देखिए, क्या क्या देखा? बेट, बेट का देखा, बेट, बेट। उसके बाद बेट का बेट, बेट, बिटे। उसके बाद हैंग का देखा, लाई का देखा, ले का देखा, फाल, फेल। उसके बाद ग्राइंड, ग्राउंड, राइस, रेस, रेस, फ्लाई, फ्लो, फाइंड, फाउंड, बेयर और बियर्स। ओके। तो अभी तक ये हमने देखा जो वर्ड मीनिंग, इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और उसको ध्यान से देखिएगा। आप भी हमारे साथ बनाने की कोशिश करिएगा क्योंकि उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। आप भी हमारे साथ करते रहिए साथ में। ओके। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है से इज, उसके बाद ब्लैंक इन फोटोग्राफी। अभी जो मैंने एग्जाम्पल में जब सर्च पे पहला बताया था उसी की बात कर रहा हूँ, वो किसमें निपुण है। निपुण शब्द आपको आपको पता अच्छा तरीके से किसमें आया था। और निपुण का मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पहला एकदम ये वाला, यहाँ देखिए आपको बताया था ना एडेप्ट, एडेप्ट मतलब कुशल बोल सकते हैं या फिर निपुण। तो यहीं पर हम क्या करेंगे? लगाएंगे कहाँ पर? सी इज के बाद जस्ट एडेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडेप्ट, ADAPT। फिर सुन लीजिए ADAPT। एडेप्ट मतलब यहाँ पर एब्सेंटी से मतलब है, मतलब जिसे बोल सकते हैं स्किल, मतलब कुशल है इसके अंदर, या फिर निपुणता किसमें है? फोटोग्राफी में। से इज एडेप्ट इन फोटोग्राफी, इसलिए इसका आंसर पहले का एडेप्ट ही राइट होगा। ओके। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है से हैज, उसके बाद ब्लैंक दिया है द हाईएस्ट प्राइस। चलिए क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, यहाँ पर मतलब कि प्राइस मतलब बोली लगाने से है, और बोली लगाने का मतलब यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर देखिए, या पहला बीट 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 आ गया यही स्थान पर कि अगर आपका बेड 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 मतलब तीनों फॉर्म एक होते हैं तो ऐसे केस में सीधी सी बात है प्रभु, आपको क्या लगाना है? बेड का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकेंड में हम यही इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? बेड का इस्तेमाल करेंगे। ओके। यहाँ पर आप वही राइट करिए क्योंकि इसका अर्थ जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करेंगे। सी हैज बीड।
ओके। वैसे भी आपको एक चीज़ आपको बताया गया था कल के वाले क्लास में कि यदि आपका हैज़, हैव और हैड आता है तो इनके बाद जो भी मेन वर्ब आएगा उसके साथ हम V3 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? V3 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया सी हैज़ बीन यहाँ पर वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म पर यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड आपका डन 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 कि वो सी हैज़ बीट द हाईएस्ट प्राइस, वो सबसे ऊंची बोली लगा रही थी। थर्ड यहाँ पे सी हैज़, उसके बाद खाली स्थान, फिर गुड बाय टू ऑल। सीधी सी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्ट मैंने बताया कि अगर आपका हैज़ हैव के बाद, फिर सुन लीजिए, हैज़ हैव के बाद आपका क्या होना चाहिए? V3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर V3 क्या इस्तेमाल करेंगे सोचिए, उसके बाद हमें बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सीधी सी बात है, यहाँ पर एक चीज़ है, क्या बैठ सकता है यहाँ पर? सी हैज़, उसके बाद गुड बाय टू ऑल, उसने सबको क्या कर दिया? अलविदा कर दिया। अलविदा के यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर बताया मैंने क्या, ये देखिए बीड बेड बीडे, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अभिवादन की बात कर रहा है यहाँ पर। अब बीडे ने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीड बेड बीडे नहीं इस्तेमाल करेंगे, बीड की इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बोले लगाने की बात करें। यहाँ पर क्या कर रहा है? सभी को अभिवादन वाली बात कर। तो ऐसे केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तीसरे क्वेश्चन में सीधी सी बात है प्रभु, हम इस्तेमाल करेंगे किसका? बीडेन का, BIDDEN का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो जाएगा? बीडेन हो जाएगा। 4 है यहाँ पर सी, इसके बाद ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद मे गो आउट इमीडिएटली। चलिए बताइए क्या हो सकता है। वो तुरंत मुझे बाहर जाने के लिए आदेश देता है। तो सीधी सी बात है सी के बाद यहाँ पर बाहर निकल जाओ, ऐसा कोई आदेश दे रहा है। सीधी सी बात है यहाँ पर इसी का फॉर्म इस्तेमाल, किसका? बीड का ही इस्तेमाल करेंगे, बीड बेड और बीडेंड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको अर्थ लिखवा दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ना, यहाँ बेड बेड और बीडेंड का मतलब क्या है? आदेश देना, कि आदेश वो दे रहा है कि तो बाहर निकल जाओ। तो ऐसा सेंस लिख रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यही तो करेंगे ना। सी क्या हो जाएगा? बेड मी गो आउट इमीडिएटली, वो आदेश दिया कि बाहर निकल जाओ तुरंत। सीधी सी बात है प्रभु क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? बेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेड। क्यों लगाएंगे? कि यहाँ पर आदेश दे चुका है। तो इस केस में हमें क्या करना है? यहाँ पर बीट का सेकेंड पार्ट बेड ही लगाना पड़ेगा, बीट का बेड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन 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 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सी हैज, उसके बाद ब्लैंक दिया है, फिर द पिक्चर है। तो यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है प्रभु, यहाँ पर पिक्चर लटकाने की बात कर रहा है, किसी को फांसी लटकाने की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, आपको बताया गया यहाँ पर, देखिए आपको दिखा दिया जा रहा है एक बार फिर से। ये देखिए लटकाने की बात कर रहा है, मतलब टांगने की बात कर रहा है। हॉन्ग हैंग, हैंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए इसका हैंग हॉन्ग और हैंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लटकाने की बात कर रहा है, तो प्रभु यहाँ पर पहले ही लटका चुका है। तो सीधी सी बात है एक चीज की इस्तेमाल करेंगे, किसका? यहाँ पर देखिए हैज दिया है, तो हैज के बाद हमें V3 का इस्तेमाल करना है ना। तो सीधी सी बात है हंग का इस्तेमाल करो ना। किसका इस्तेमाल करो? हंग का इस्तेमाल करो, क्योंकि तस्वीर को लटका दो, ऐसा बोला जा रहा है ना कि तस्वीर को टांग दो या फिर लटका दो। तो ऐसे केस में जब भी आ जाए तो सीधी सी बात तो क्या करेंगे? हंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब 5 के का कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर आप लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चे इसे पढ़ नहीं पाते हैं। और ये जो सेशन चला है आपके लिए बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्दों को सरल भाषा में बताया जा रहा है। ठीक है, 5 हो गया। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाए गए हैं, जस्ट अभी वर्ब ऊपर वाले उसी के अकॉर्डिंग वहीं से अकॉर्डिंग यहाँ पर बताए सारे। ओके, 6 यहाँ पर दिया गया है बी, उसके बाद खाली स्थान है, सद्दाम हुसैन आफ्टर ए ब्रीफ ट्रायल। सीधी सी बात है, यहाँ पर ब्रीफ ट्रायल का मतलब क्या है? थोड़े से मुकदमे के बाद। ओके, थोड़े से मुकदमे के बाद हमने क्या किया? किसी को लटका दिया ना, वी हैंग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंग्ड हो जाएगा, HANGD। V2 का इस्तेमाल करेंगे।
किसका इस्तेमाल करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधी सी बात कर रहा है कि कुछ ही मुकदमे के बाद हमने सद्दाम हुसैन को क्या कर दिया, लटका दिया, नहीं फांसी दे दिया। यहाँ पर लटका नहीं रहा है, यहाँ पर फांसी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए हंग और हैंग में अंतर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, हंग, हैंग्ड, हैंग्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फांसी देना। आपको साफ साफ बता जाएगा कि इसका मतलब कैसे वाक्य में होगा। किसी मानव को हम क्या कहते हैं, लटकाते नहीं है, फांसी देते हैं। जब वहाँ पर जज निर्णय करता है तो ऐसे केस में वो करेगा। जब टांगने के केस में आए तो वहाँ पर HUNG लिखेगा। क्या लिखेंगे, HUNG लिखेगा। तो दोनों याद रखिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करेंगे और हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर क्या, वी हैंग्ड सद्दाम हुसैन आफ्टर ए ब्रीफ ट्रायल्स, थोड़े से मुकदमे के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सी के बाद खाली स्थान दिया गया है, ब्लैंक आपका दिया है अबाउट हिज पास्ट। बहुत ही खतरनाक वाली बात है। लाइन अबाउट हिज पास्ट का मतलब जब कभी किसी को सदमा पहुंचता है या फिर किसी के बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, बोल सकते हैं कि या फिर किसी का भाई ब्रेकअप हो चुका है, तो ऐसे केस में हम क्या कहें कि वो हमेशा सोचती रहती है, मतलब उसे पड़ी रहती है। ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लाइड लिख देंगे, LIED, लाइड। क्या लिख देंगे, LIED लिख देंगे, लाइड मतलब सी लाइड अबाउट हिज पास्ट, हमेशा उसके पास्ट मतलब हमेशा उसके बारे में सोचा करती रहती है, उसी में पड़ी रहती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करेंगे, लाइड लिख देंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ साफ LID। ओके, क्या हो जाएगा, लाइड हो जाएगा। V2 का यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे कि हम पास्ट के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। ओके, 7 के बाद यहाँ पर रेड देखें, भगत सिंह खालिस्तान हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। क्या कर दिया भगत सिंह ने, अपने जीवन को क्या कर दिया, चलिए देखिए, अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैड हो जाएगा। ठीक है, लैड का मतलब चीज़ और होता है, यहाँ पर आपको लिखा रहेंगे, ठीक है, बताना मैं भूल गया था। एक लैड का मतलब होता है यहाँ पर अपना योगदान देना। ठीक है ना, एक लैड का मतलब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, योगदान देना होता है। क्या होता है, योगदान भी होता है। लैड का मतलब क्या होता है, योगदान भी होता है। तो सीधी सी बात है, भगत सिंह वाले केस में यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, लैड, वो भी V2 का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लैड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह लैड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, भगत सिंह ने अपना जीवन अपने देश के लिए क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लैड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के बाद 9 यहाँ पर है कि ब्लैक दिया है, उसके बाद बुक असाइड एंड डाउन टू रेस्ट। कभी कभी होता है आपको अच्छे तरीके पर, जब अब अधिक रीडिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, रीडिंग के मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, तो आपकी मॉम आती है कि बेटे अपने बुक्स को एक साइड में तरफ, मतलब एक तरफ रखो और जाकर आराम कर लो, मतलब सो जाओ। तो सीधी सी बात ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में, सीधी सी बात है, यहाँ पर लिख देंगे ले। क्या लिखेंगे, ले योर बुक असाइड। ले का मतलब यहाँ पर रखना या फिर कहीं पर रख दो, अपने किताब को एक तरफ पर रख दो। एंड लाई, और लेट जाओ। लाई मतलब यहाँ पर क्या, लेट जाओ। लाई मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लेट जाओ। अपने किताब को एक तरफ रख जाओ और उसके बाद क्या करो, लेट जाओ। क्या करो, लेट जाओ। ले योर बुक असाइड, अपनी किताब को एक जगह रख दो। एंड लाई डाउन टू रेस्ट मतलब एक जगह पर लेट जाओ। तो 9 में आपका आंसर ये होना चाहिए। अर्थ निकालेंगे जैसे सेंटेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसी प्रकार से आपको बताए जाएंगे। और कैसे आपको समझने कि कैसे होगा, सीधी सी बात है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे टैकल करेंगे। तो सीधी सी बात, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में, हाँ यहाँ पर ये फिलअप होगा। ओके, 10 में आप देखते हैं सी, उसके बाद ब्लैंक दिया है, डाउन स्प्रेड और एंकल। बहुत ईजी है, सीधी सी बात है, गिरने की बात कर रहा है ना, गिराने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए गिरने के, गिरने का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फॉल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। सी फेल डाउन एंड स्प्रेड हर एंकल, वह गिर गई और उसके एंकल मतलब टकने में, ठीक है, टकने में क्या हो गई, मोच आ गई। स्प्रेड मतलब यहाँ पर क्या होता है, मोच आना होता है। लिख देता हूँ, मोच आना होता है। क्या होता है, मोच आना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डन हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसी बेस पर, बहुत इजी है।
करेक्ट, स्मॉल स्ट्रोक, इसका ब्लैंक दिया है, ग्रेट ओक्स। चलिए बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, छोटे छोटे से प्रहार। फेल का मतलब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक फेल यहाँ पर जो क्या है, फेल का मतलब यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीटो का इस्तेमाल किया है, अब उसी का यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, किसका, फेल का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करें, ध्यान सुनिएगा, ये आपका एक क्या है, ये कहावत है, एडियम से बोल सकते हैं। इस स्मॉल स्ट्रोक फेल ग्रेट ओक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे से अगर हम प्रहार करेंगे तो बड़े बड़े ओक के वृक्ष भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कहावत है तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर फेल ही फिलअप होगा, आप यही राइट कर दीजिए, स्मॉल स्ट्रोक फेल ग्रेट ओक्स हो जाएगा। ओके, 11 आपका डन। साइंस बुक इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइक इन द क्लोजेस्ट, लाइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइंग इन द क्लोजेस्ट। क्यों हो जाएगा, क्या कि अपनी किताब अलमारी में या फिर कहीं पर रख रही है, ठीक है, उसका किताब कहाँ पर, या फिर साइंस की बुक कहाँ पे पड़ी हुई है, क्लोजेस्ट में पड़ी हुई। इसका मतलब ये हो जाएगा, साइंस बुक इज लाइंग इन द क्लोजेस्ट, मतलब उसकी जो किताब है साइंस की क्लोजेस्ट में पड़ी हुई है। अगर ये एक चीज देखिएगा, कहाँ पर हम लाइंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि कहाँ पर आएंगे, ऐसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझिएगा। जब भी आपका हुई है, हुए हैं, ऐसे केस में है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो ऐसे केस में जब भी आप लोगों को लगे कि आपका जो एक्शन है, वर्क हो कंटिन्यू है, लगातार है, तो ऐसे केस में सीधी सी बात हम आईएनजी लगा दें। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा है, लाई में लाइंग लगा दी, इसलिए हो जाएगा आपका आंसर क्या, साइंस बुक इज लाइंग इन द क्लोजेस्ट। ओके, प्रीति इसको ब्लैंक दिया है, उसके बाद स्पाइस एंड सोल्ड देम। यहाँ पर हम स्पाइस, क्या स्पाइस को क्या करते हैं, स्पाइस को हम क्या करते हैं, सोचिए, सीधी सी बात है, हम ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंड, लेकिन वो ग्राइंड कर चुके हैं। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ग्राउंड। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, ग्राइंड यहाँ मतलब पीसना होता है, यहाँ पर देखिए ग्राइंड, लेकिन हम लिखेंगे V2 का इस्तेमाल, इसलिए यहाँ पर पहले वो पीसी और पीसने के बाद क्या की वो सोल्ड कर दी, मतलब बेच दी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रीति के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राउंड, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ग्राउंड लिख देंगे। ओके, प्रीति ग्राउंड द स्पाइस एंड सोल्ड देम, इसका आंसर ये हो जाएगा। दे हैव ऑल द फ्लाइट ड्यू टू द ए हॉक्स कॉल। हॉक्स कॉल का मतलब होता है आपका, मान लीजिए आपका एक प्रकार से फ्रैंक ही बोल सकते हैं, मजाक, या फिर बोल सकते हैं कि फेक कॉल। फेक कॉल का मतलब कि कोई ऐसे ही बहानेबाजी किया है। ओके, तो दे हैव के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी आएगा वो हमेशा V3 का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी जो फ्लाइट्स हैं, दे हैव ऑल फ्लाइट्स ड्यू टू द हॉक्स कॉल्स। इसका मतलब ये हो जाएगा, जितने भी फ्लाइट सभी को जमीन पर क्या हो गया, उतार दिया गया। तो उतारने की मीनिंग हमको क्या बताए थे, ग्राउंड, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्राउंड, क्या लिखेंगे, ग्राउंड हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर उतार दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ग्राउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। दे, ठीक है, तो दे हैव ग्राउंडेड ऑल फ्लाइट ड्यू टू द ए हॉक्स कॉल। हो गए, तो 14 अभी आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पर उतारने की बात कर रहा है जमीन पर, तो ऐसे केस में आप ये राइट करेंगे। द सन, उसके बाद द सन हैज, सीधी सी बात है V3 का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइज का क्या हो जाएगा, रेज, ठीक है, राइजन हो जाएगा आपका यहाँ पर। ओके, क्लियर है एकदम। तो 15 आपका यही आपका आंसर होगा, किसका हो जाएगा, V3 का इस्तेमाल होगा। 15 आपका समझ में आ गया। आई होप आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, नए टेक्निक के साथ साथ बता रहे हैं, और एक एक एग्जाम्पल सब टोटल आपके प्रीवियस जो भी एग्जाम है, चाहे आपका CGL हो, MTS, CHS, सब उसी के बेस पे है, टोटल उसी के बेस पे बताया जा रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन क्वेश्चन का लेवल में पहले बता दिया कि बेस से लेकर हाई आपको बताया जाए, मतलब एडवांस लेवल तक को बताया जाए। लास्ट 5 क्वेश्चन आपको बताया जाए, ध्यान सुनिएगा जल्दी जल्दी, और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि काजल, उसके बाद ब्लैंक दिया है, और फिर उसके बाद आप लेट टूडे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 16 में। सीधी सी बात है, यहाँ पर काजल जो भी है, तो यहाँ पर जो भी उठी हो तो लिख सकते हैं रोज, या फिर गॉट, एक और होता है ओक,
और तीनों के बाद हम क्या लिखेंगे, अप। क्यों लिखेंगे यहाँ पर, आपका यहाँ पर सीधी सी बात है कि काजल, रोज या रोज अप, गॉट अप या फिर ओक अप। अप के बाद लेट टुडे, काजल आज क्या हुई, देर से उठी। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे केस में तीन में से कोई एक हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो भी इस्तेमाल करेंगे वो V2 का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो 16 का आपका यही होगा। क्यों ऐसा, अगर कुछ और हम लगाएंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ को भी आपको समझाना है, उसके बाद ही आपको काम करना है, ठीक है, मतलब समझना भी है तभी आप कर पाएंगे ना, इसलिए आपको एक एक चीज़ को समझना है। यहाँ पर देखिए 17 है आपकी मे यू के बाद यहाँ पर ब्लैंक है इन योर लाइफ। सीधी सी बात है, मैं आपको बताया था जब भी आपका मॉडल वर्ब आए, ऐसे केस में जो भी वर्ब होगा वो आपका बेस फॉर्म में होगा। क्या होगा, बेस फॉर्म में होगा। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, क्या कराए कि मे यू, ठीक है, राइज, मतलब आप अपने जीवन में बढ़ो आगे, उठो आगे, ठीक है। मे यू राइज इन योर लाइफ, अपने जीवन में अधिक उठो, मतलब सक्सेस हो अधिक। इसलिए यहाँ पर राइज का जो फॉर्म है हम बेस फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे, कोई डाउट नहीं। 18 है आपका खालिस्तास योर हैंड इफ यू आर एग्री टू माई प्रपोजल। बहुत इजी है, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप पीछे से पढ़ेंगे अपने हाथ को, उसका कह रहा है कि इफ यू एग्री टू प्रपोजल माई प्रपोजल, यदि आप मेरे प्रपोजल सहमत से, प्रस्ताव से सहमत है तो क्या करिए, रेज करिए, रेज ही होगा ना, तो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ को उठाइए प्रभु। तो ऐसे केस में क्या लिख देंगे, रेज, क्या लिखेंगे, रेज लिखेंगे। रेज योर हैंड इफ यू आर एग्री टू माई प्रपोजल, यदि आप सहमत हो तो मेरे प्रपोजल से, प्रस्ताव से अपने हाथ को ऊपर करिए ना, तो यहाँ पर पहले बोल दिया है, तो ऐसे केस में आपको यही करना है। ओके, 9 है आपका 19 वी रेज्ड, उसके बाद ब्लैंक दिया है, उसके बाद डिप्लेंटेड। इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसका मतलब है टूटा फूटा। क्या होता है इसका मतलब, टूटा फूटा इसका मतलब होता है। ओके, टूटा फूटा होता है इसका मतलब। ओके, टूटा फूटा होता है इसका मतलब। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी रेज्ड, रेज का मतलब यहाँ पर देखो बता दिया गया, यहाँ पर देखिए इसका मतलब नहीं बताया गया है कि इसका मतलब में देखिए सीरीज रेज, रेज्ड, अरेज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या आपका गिराना होता है। क्या होता है इसका मतलब, गिराना। तो सीधी सी बात है, आपको समझ गए, यहाँ पर बिल्डिंग गिराने की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है हम क्या लेंगे, वी रेज्ड पहले दिया है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत है, यहाँ पर पहले से आंसर बता दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर पहले से यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं, आपका यही हो जाएगा, वी रेज्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। वी रेज्ड द डिप्लोमेटेड बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग को गिरा दिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, वी रेज का ही इस्तेमाल करके, क्योंकि गिराने की बात कर रहा है बिल्डिंग, इसलिए ये हो जाएगा। तो 9 भी आपका हो गया डन। 20 आपको हम देंगे एच डब्ल्यू, क्या देंगे, एच डब्ल्यू देंगे। अब बहुत ईजी है क्वेश्चन, आज सोचिए, आज समझिए क्या हो सकता है। माही, उसके बाद ब्लैंक दिया है, हर लाइफ। और आज का सेशन यहीं पर आपका समाप्त होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखिए उसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें कि हम आपको पढ़ा है कन्फ्यूजिंग फॉर्म ऑफ द सर्टेन वर्ब, और उसके साथ साथ ये आपको बताया कन्फ्यूजन मेन वर्ब के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल इसी के बेस पर आपको बताया गया है। और इसी के बेस पे जो भी बचा कुचा है, इसी मतलब कन्फ्यूजिंग वर्ब से, जहां से आपके एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चन, रेगुलर वर्ड से कम बनते हैं, बट इरेगुलर से मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, तो वहीं से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, और आप इसे जरूर जरूर देखिए, और देखिए नहीं, इससे नोट डाउन भी करिए, बहुत ही केयरफुल, क्योंकि यही एग्जाम में आते भी हैं। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप हमारे सेशन को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है इसका लाभ ले सके और वो भी पढ़ सके। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों को दिखाइए और उनसे बोलिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो बने रहिए भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और वर्ब चैप्टर के साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।